कैसे हैं मित्रों। बहुत बहुत स्वागत आपका मुन्ना यादव यूट्यूब चैनल पर। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों के द्वारा और इस सेट को ये 5 सेट पूरा हो चुका है। छठा सेट लेके आए हैं। छठे सेट में आप देखेंगे हम लोग कि पहला प्रश्न है हेलेना रक्षा उपग्रह। हेलेना रक्षा उपग्रह जो है, हेलेना रक्षा उपग्रह को किस देश ने विकसित किया? तो हेलेना जो है इसको विकसित किया है भारत ने। कौन किया है? भारत ने किया है। अब देखिए इसमें है दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 सुमेलित है जबकि 1 सुमेलित नहीं है, लेकिन हम चारों का सही याद रखेंगे। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन किस में है? पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका आप जान रहे हैं उड़ीसा में है। पीताम्बरम, पीताम्बरम जो है तमिलनाडु में, जबकि वेम्बनाड केरल में है। तो याद रखेंगे सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा, पीताम्बरम तमिलनाडु और वेम्बनाड कहाँ? केरल। और तीसरा प्रश्न में देखते हैं किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना, सेंटोस बंदरगाह को। किसको? सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है कॉफ़ी के नाम से। और अगला प्रश्न चलते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? अपना जो इंडिया है इसका राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। 5वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कौन नहीं है? सुमेलित 3 है। कौन कौन है? रेनेटिंग। रेनेटिंग किसको बोलेंगे? रेनेटिंग होता है पनीर को। रेनेटिंग में क्या होता है? पनीर। रेनेटिंग पनीर। जबकि जैव प्रौद्योगिकी को प्लाज्मिड्स कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी को प्लाज्मिड्स। अगला प्रश्न है गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर, मतलब ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर नहीं होता है। ओजोन परत जो होता है वो मध्य मंडल में होता है, आयन मंडल में, सॉरी, ओजोन परत आयन मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के किस क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाका में। कहाँ है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाका में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ये जानते हैं आप लोग, नवीन बलित पर्वत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नवीन बलित पर्वत। तो ये बलित पर्वत है। और करेवा वैली, करेवा वैली कहाँ है? तो कश्मीर। कैसे करेवा, कैसे कश्मीर, करेवा वैली कश्मीर। 9वां प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न में देखेंगे किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? तो ये कहा था एसएफ एंड्रयूज ने। एसएफ एंड्रयूज ने कहा था रॉलेट एक्ट को कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। याद रखेंगे सीएफ एंड्रयूज है, सीएफ एंड्रयूज। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1980 ईस्वी में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ये सभी गैस है, जितने भी देख रहे हैं सभी, चाहे वो जलवाष्प हो, मीथेन हो या ओजोन हो, सभी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। सिगरेट की धुआं में प्रदूषक है कौन सा? कौन प्रदूषक है? सिगरेट की धुआं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये दोनों प्रदूषक का काम करता है। कौन कौन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। याद रखेंगे सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO लिखते हैं और बेंजीन C6H6 जानते ही हैं। गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल जो है 90% उसमें पेट्रोल होगा और 10% एल्कोहल। गैसोहॉल किसको बोलेंगे? जिसमें 90% पेट्रोल होगा और 10% एल्कोहल होगा।
यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता है। क्या होता है? इसका वेग में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इनमें देखिए कि हम लोग आमीटर किसको, तो इसमें विद्युत नापने के लिए करते हैं आमीटर का प्रयोग। हाइग्रोमीटर और वाट, देखिए वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। 2 हो गया। बैरोमीटर देखिए दाब को नापते हैं हम लोग। दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को। तो इससे याद करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा कि आमीटर कौन हो गया? विद्युत शक्ति हो गया। हाइग्रोमीटर क्या हो गया? तो सापेक्ष आर्द्रता हो गया। बैरोमीटर दाब हो गया। वाट शक्ति हो गया। आगे चलते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत का पुस्तक का प्रकाशन जो है वो किया है भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। अब देखते हैं आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो हम लोग देखेंगे ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का निर्माता कौन कहलाएंगे? राजा राम मोहन राय। ऐसे सब प्रश्न है जो कि बहुत ही भारी मिस्टेक होने की चांस होती है एग्ज़ाम में। उन सभी प्रश्नों का संकलन किया गया इस बुक में। तो अगला प्रश्न देखिए, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द किससे संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही को देखना है। सही क्या होगा? इसमें कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, केवल ये ही सही है, बाकी बात जितने हैं सब गलत है। इसमें सदस्यों की संख्या, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, याद रखेंगे। इसमें इस सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा, 15 इससे नहीं। प्राक्कलन समिति में 15 सदस्य दोनों से होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों के सम्मेलन का अध्यक्षता जो है ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। 22 में है, देखिए पहला है भाग 5 में क्या दिया गया है? तो इसमें देखिए भाग 5 में क्या है? तो संघ एवं उसके संघ सरकार के बारे में 5 है। भाग 10 में संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 15 में SC ST के क्षेत्र के बारे में। भाग 20 के बारे में क्या दिया है? निर्वाचन दिया है। 10 में संशोधन है, 20 में निर्वाचन है। तो याद रखेंगे भाग 5 में संघ सरकार, भाग 10 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 15 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 20 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। अगला है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो कौन सा चीज़ लिया गया आयरलैंड के संविधान से? तो उनमें ये तीनों चीज़ लिया गया है। तीनों को याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी लिया गया है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। याद रखेंगे ये आयरलैंड जो है ये यूरोपियन कंट्री है और आयरलैंड ब्रिटेन के जस्ट ऊपर में है। तो आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ जो इसमें दिया गया है, तीनों के तीनों लिए गए हैं। DPSP जिसको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगी उसका पद्धति लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? तो ये है अनुच्छेद 215। याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय, उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय 215 में दिया जाता है। किसमें? 215 अनुच्छेद के तहत। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? देखिए भारतीय संविधान जो है साधारणतः एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। दोनों प्रकार का है।
संविधान है अपने पास। और 26वां प्रश्न है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किनके पास रहेगा? तो ये जो है संघ के संसद के पास होगा। किसके पास होगा? संघ के संसद के पास रहेंगे। भारत का जो संविधान है वो कहता है अवशिष्ट अधिकार जो न राज्य सरकार के पास है, न संघ सरकार के पास है, न समवर्ती में है, तो वो किनके पास रहेगा? वो रहेगा संघ के पास रहता, संघ के संसद के पास। अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? ये सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही लगेगा तो उसमें क्या मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है। लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है? सही इसमें जो है 1-3 है, जबकि ये दूसरा जो है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। एकदम बिल्कुल राइट है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। एकदम ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें जो है 22 सदस्य है, ठीक है, लेकिन 22 सदस्य में 15 लोकसभा से आएंगे। किससे आएंगे? 15 लोकसभा से आएंगे और 7 जो है राज्यसभा से होंगे। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे। इस समिति के सदस्यों की प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। हर एक साल के लिए इसको चुना जाता है, लोक लेखा समिति को। इस तरह से देखेंगे तो ये दोनों तो सही था ही, प्लस में इधर जो 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड मार्केट। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है, ये जो है आपको सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। अगला प्रश्न है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1994 में। चालू खाते के संबंध में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? ये 1994 में। अगला है डायामेंटिना गर्त। डायामेंटिना गर्त जो है ये खाई किस महासागर में है? तो याद रखेंगे ये खाई हिंद महासागर में है। मेंटिना गर्त जो है, डायामेंटिना गर्त, ये हिंद महासागर में है। बारामुडा त्रिभुज आप जानते होंगे, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुने होंगे। बारामुडा त्रिभुज में ही जाके डूबा था टाइटैनिक। बारामुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में अवस्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम अटलांटिक। देखिए अटलांटिक महासागर आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें भी कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित किस रूप में करता है? आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण ये करता है नीस के रूप में। किसके रूप में? नीस के रूप में करता है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के लिए प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखिए अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसमें मुस्लिम लीग से 5 सदस्य प्रतिनिधि में शामिल हुए थे। कितने? 5 सदस्य। अनावर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ये पंचतंत्र का है। याद रखेंगे, अनावर ए सुहाइली जो है इसका फारसी अनुवाद पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अगला है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये है पुर्तगाल की। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस आया है ये पुर्तगाल का देन है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राममोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। याद रखेंगे प्रिंटिंग प्रेस तो पुर्तगाल से आया था, लेकिन कागज़ वगैरह का जो है ये था चीन। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इनको बढ़िया से याद रखिएगा। इनमें से ये तीनों थे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू। ये तीनों तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन ये मौलाना आज़ाद जो है ये नहीं लिए थे। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो यह है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संत रामानंद को। किसको? संत रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने वाले संत रामानंद थे। 40वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति, और इसके जो है उस समय में शासक कौन थे संगति के दौरान, तो उनसे रिलेटेड है। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था अजातशत्रु। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति ऐसे याद रखेंगे ओ को अजातशत्रु, इसके बाद हो जाएगा कालाशोक। इसके बाद कौन हो जाएगा? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक। ओ को हो गया। फिर तृतीय बौद्ध संगति ये अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति हो गया कनिष्क। इसमें याद रखेंगे ये कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगति जो बिहार से बाहर हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, इसका कनिष्क ही आयोजन करता थे, उस समय शासक यही थे। जबकि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने करवाया था। द्वितीय कालाशोक, इसका तृतीय अशोक। इसको याद करने के लिए सिंपल है ओ को अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों जो थे चारों बौद्ध संगति का आयोजन करवाए थे। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है। इसमें है कि निम्नलिखित में से गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुक्रम व्यवस्थित करें। देखिए, इसको क्रमानुक्रम करने के लिए अगर कहेंगे तो ये पहला हो जाएगा आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल। कौन हो जाएगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। दूसरा हो जाएगा खेरा सत्याग्रह, खेरा आंदोलन। तीसरा हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्या आ जाएगा? रॉलेट सत्याग्रह। चौथा हो जाएगा असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे अहमदाबाद मिल। इस प्रश्न के अनुसार अहमदाबाद मिल आंदोलन पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा खेरा आंदोलन, तीसरा हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, चौथा हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो होता है ये 1917-18 के दौरान किया था। खेरा भी 18 के दौरान है। रॉलेट सत्याग्रह इसके बाद हो जाएगा। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। और अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। अगला प्रश्न है किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? ये केवल जानवर में पाया जाता है। हार्मोन जो है केवल पौधे में पाया जाता है। ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। इनमें बताना है कि किन गुणों में कौन सा ऐसा गुण है जिसमें हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है। तो ये होगा ये सभी प्रोटीन नहीं है। ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ये होगा जीरोप्थेलेमिया होगा। अगला प्रश्न है एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ये होता है सोनोग्राफी में। किसमें होता है? सोनोग्राफी में। बायोटेक्रिक जो है जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग होता है, तो ये किस में होता है? सोनोग्राफी में होता है। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न हो जाएगा ये है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के में झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगी? अगर लोलक की लंबाई 4 गुनी होगी तो उसके आधा ये 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, अगला प्रश्न है वायु अंगार गैस के मुख्य घटक कौन है? वायु अंगार गैस के मुख्य घटक कौन है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से कौन सी स्रावित नहीं होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होने वाला है कैल्सिटोनिन। कौन है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है स्रावित। अगला है मादा प्रजनन तंत्र में कौन मुख्य
जनन अंग कहा जाता है? मादा प्रजनन तंत्र में कौन मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंबवाहिनी नालिका, डिंबवाहिनी नालिका, डिंडवाहिनी नालिका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? कार्बोहाइड्रेट पचाने का अंतिम उत्पाद कौन है? वो है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। तो इस तरह से ये इस सेट के भी 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया गया है। अब इनके स्मरणीय तथ्य में देखेंगे, और स्मरणीय तथ्य में आज सिर्फ दिया है इनके राज और राजधानी जो है उनके बारे में दिया गया है। स्मरणीय तथ्य के बारे में क्या दिया गया है? तो राज और राजधानी के बारे में दिया गया है। देखिए अब हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य, और उसमें भी देखते हैं मगध के अंतर्गत आने वाला जो राजधानी था महाजनपद के, वो देखते हैं। मगध जो महाजनपद था, टोटल महाजनपद देखिए कितने हैं? मगध, अंग, वज्जी, काशी, वत्स, कुरु, कम्बोज, अस्मक, टोटल 8 इसमें दिया गया है। तो 8 महाजनपद, उसके राजधानी और महाजनपद जो है 8 इधर है और इधर है, 16 टोटल दिया हुआ है। देखिए अब पढ़ते हैं 1 नंबर से। मगध की राजधानी जो था गिरिव्रज या राजगिरी होगा। मगध का राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। अंग जो कि चंपा हो गया, अंग चंपा। वज्जी वैशाली, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, कम्बोज हाटक, अस्मक पोटली। याद करेंगे इसी तरह से। कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, मल्ल कुशवती, पंचाल अहिछत्र, चेदी शक्तिमती, मत्स्य विराटनगर, सुरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला। देखिए इसमें से ये गांधार जो है ये भारत से बाहर है अभी तत्काल में, और बिहार के अंतर्गत देखिएगा तो इसमें 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। मगध का राजधानी, पहले इन तीनों को याद करते हैं। मगध का राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी कहलाया, और अंग का राजधानी चंपा, वज्जी का राजधानी वैशाली, काशी का राजधानी वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वही इंद्रप्रस्थ जिसको अभी नई दिल्ली कहते हैं, कम्बोज का हाटक, अस्मक का पोटली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, दोनों नाम था पंचाल का। इसके बाद चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, गांधार का तक्षशिला। तो याद रखेंगे, इन्हें 2-3 बार देखिए। और देखिए जिनको ये स्लो लगता हो वो इनको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये एडुटेरिया का जो अभी 5000 का चला रहे हैं क्वेश्चन का सीरीज जो है 100 सेट का, ये अभी तो 6ठा सेट देख रहे थे हम लोग। आगे आने वाले समय में पर डे के हिसाब से 7वां 8वां 9वां करते हुए 100 सेट को पूरा कर लिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक साथ 2 सेट को भी करवाएंगे, ताकि जल्दी से कवर हो जाए, ताकि जैसे ही 5000 सेट ख़त्म होगा इसके बाद 7500 वाला सेट उनको भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय किल मत कीजिए, अपने तैयारियों को फोकस कीजिए, और जल्दी से मैं भी कोशिश करता हूँ 5000 सेट का जो ये चल रहा है अभी, इन्हें ख़त्म करके जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पा ले, ताकि हम लोग आगे फिर 7500 कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुन्ना यादव यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।